हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 3 के चैप्टर 18 के 4th क्लास में हैं और अभी तक हम लोगों ने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड कर लिया है। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हमने कर लिए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मेथड। इसके लिए पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स करने की ज़रूरत है। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो फिर पता लगेगा कि कैसे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करना है। डायरेक्ट अगर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन थ्योरेटिकल स्टार्ट कर देंगे तो वो मेरा मेहनत भी यूजलेस चला जाएगा, सिर्फ राइटिंग थियोरी होगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले एक एग्जाम्पल कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा समझा देंगे, फिर सारी बातें समझा करके एक और एग्जाम्पल करेंगे। तो आज के क्लास में 2 एग्जाम्पल और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर होगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पक्का ही पक्का आपके पेपर में आता ही आता क्वेश्चन है। लैम्डा की प्रॉपर्टीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा कुछ आज का क्लास लैम्डा के ऊपर होने वाला है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर के ऊपर। तभी इसका नाम है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मेथड, लेकिन उसमें हम लोग लैम्डा के ऊपर आज फोकस करने वाले हैं। क्लियर बच्चे? तो आज अपने क्लास में हम लोग 2 एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 18.5 एंड 18.6। पहले 18.5 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास रीडिंग है तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल 18.5, ये एक पीछे जो हमने एग्जाम्पल किया था उसी का कंटिन्यूएशन है। जरा देखें। कंसीडर द प्रॉब्लम मैक्सिमाइज, ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्लास में किया था। मैक्सिमाइज एक्स वाई सब्जेक्ट टू 2x plus y is equal to m in example 18.3 with the notation introduced earlier. The solution is, और इसका सॉल्यूशन आ चुका था। अगर आप भूल रहे हो तो कोई बात नहीं, जितना स्क्रॉल करने में टाइम लगेगा उससे कम टाइम में हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि सॉल्यूशन आया कैसे था, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से हम लोग, जरूरी नहीं है कि हम लोग लैग्रेंज मेथड से ही बढ़े, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसका लैग्रेंजियन भी बना सकते हैं, एक तो विदाउट लैग्रेंजेस और एक लैग्रेंजेस, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखिए जरा, लैग्रेंजियन बना ले। एल एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस लैम्डा 2x प्लस वाई माइनस m। अब लैग्रेंजियन का एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0, एल वाई डैश इज इक्वल टू 0, एल लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। अगर आप एल एक्स डैश 0 करोगे तो मिलेगा y माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और एल वाई डैश करोगे तो मिलेगा माइनस लैम्डा, सॉरी, पहले मिलेगा x फिर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस वाई माइनस m इज इक्वल टू 0। लेकिन जब माइनस m उससे हट जाएगा तो बच्चों हम लोग इसको प्लस m भी लिख सकते हैं। लैम्डा का जो कोफिशिएंट होगा वही आ जाएगा ना। अब आगे देखें तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यहाँ आ गया x इज इक्वल टू लैम्डा, सो लेट इट बी 1, लेट इट बी 2 एंड लेट इट बी 3rd। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड इस x एंड y को कहाँ पुट करना चाहिए हमें? 3rd इक्वेशन में। तो पुटिंग, आज का फोकस लैग्रेंजेस कैसे सॉल्व होता है इस पे नहीं है, लैम्डा चाहिए हमें। लैम्डा और एक्स स्टार वाई स्टार क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स हमें जानने हैं। व्हाट इज एफ स्टार, एक्स स्टार, वाई स्टार एंड लैम्डा, फिर इंटरप्रिटेशन पे चलेंगे। सो पुटिंग एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 3rd, तो क्या मिलेगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो 2x का मतलब है 2 लैम्डा, y की जगह पे 2 लैम्डा इज इक्वल टू m, सो दिस इज 4 लैम्डा इज इक्वल टू m, लैम्डा इज इक्वल टू m बाई 4। लैम्डा की वैल्यू बच्चे आ गई m बाई 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे पूरा इंटरप्रिटेशन है। अब हमें चाहिए x और y, तो x था हमारा लैम्डा, सो विच इम्प्लाइज x भी आ गया m बाई 4, एंड दिस इज नॉट सिंपल x। ये ऐसे x और y हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y दे रहे हैं, x इंटू वाई का प्रोडक्ट। तो पता है हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको बेटर वे में x स्टार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x स्टार। इसको बेटर वे में क्या लिखते हैं? x स्टार इज इक्वल टू m बाई 4।
ये स्टार वाली वैल्यूज का मतलब है कि ये स्टेशनरी वैल्यूज है. दिस इज नॉट अ सिंपल वैल्यू बट दिस इज अ स्पेसिफिक वैल्यू विच गिव्स अस ऑप्टिमम वैल्यू. तो एक्स स्टार. उसी तरीके से y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 2 लैम्डा था बच्चे. तो y इज इक्वल टू, जब लैम्डा की वैल्यू आप पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा m/4. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m/2. So y this is not simple y but y star is equal to m/2. Yes, ओडिशा आ रहा है समझ में आपको? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, आवाज आ रही है? ठीक है. तो x स्टार एंड y स्टार दोनों की वैल्यूज आ गई है और लैम्डा भी आ गया है. ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन में मैक्सिमाइज बोला था और एक ही स्टेशनरी वैल्यू आई है. तो दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यही हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा. अब इसका इंटरप्रिटेशन, कुछ इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स लिखेंगे लेकिन जरा जीके जैसा होता है ना, जनरल नॉलेज जैसा, वैसे कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको. नोट 1. इसी एग्जाम्पल में ही अभी कंटिन्यू करें, अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ है. अच्छा, एक चीज और, एफ निकाल रहे हैं हम लोग. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ. लेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बी एफ स्टार. एफ क्या था हमारा? एक्स इंटू वाई था एफ. तो एफ स्टार क्या हो जाएगा बताओ? एफ स्टार हो जाएगा एक्स स्टार इंटू वाई स्टार. तो एक्स स्टार इज m/4, वाई स्टार इज m/2. तो ये हो जाएगा m²/8. तो एफ स्टार की वैल्यू हो गई m²/8. इन सारी वैल्यूज को आपको एक जगह लिख लेना है क्योंकि इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए ये सारी वैल्यूज का सामने होना बहुत जरूरी है, हमें भटकना ना पड़े. तो लिख लें बच्चे एक बार और. लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया? एक मिनट, इसका भी फॉन्ट थोड़ा सा. हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया? सर दूसरा पेज यूज करते हैं और मेरा इसलिए अलग अलग आ जाता है. लैम्डा इज इक्वल टू m/4. एक्स स्टार इज इक्वल टू m/4 क्योंकि एक्स और लैम्डा दोनों सेम थे इसलिए m/4. वाई स्टार इज इक्वल टू क्या आया? हाँ जी, ऐसे बोलते रहोगे बीच बीच में तो मुझे अच्छा लगता है. ये मेरे लिए एनर्जी का काम करता है. मैंने बताया हुआ है जैसे गाड़ी चलने के लिए लगातार फ्यूल का जाना जरूरी है टैंक में से इंजन में, वैसे ही हम लोगों को भी बच्चों का रिस्पॉन्स जरूरी है, नहीं तो फिर हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है. और अगर थोड़ा सा भी एनर्जी डाउन हुआ तो फिर क्लास उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है बच्चों को पढ़ने में. तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू m/4, एक्स स्टार इज इक्वल टू m/4, वाई स्टार इज इक्वल टू m/2, एफ स्टार इज इक्वल टू m²/8. सारी वैल्यूज आ गई सामने में. अब कुछ नोट्स वाली बातें बता रहे हैं जो कि आपको याद रखना है और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा और इनको डिटेल में अच्छे से डेकोरेट करके लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में. अभी सिर्फ समझना है. यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर m हमारा कितना था? लेट मनी इज इक्वल टू 100. अगर आप देखोगे कंस्टेंट को तो कंस्टेंट ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बजट इक्वेशन रहा होगा 2x + y इज इक्वल टू m. पहले वाले गुड्स का प्राइस अगर मान लो 2 है, दूसरे वाले गुड्स का अगर प्राइस 1 है तो बजट इक्वेशन बनेगा 2x + y इज इक्वल टू m. m इज द मनी जो हम परचेज करने में यूज कर रहे हैं. तो अगर मान लो इन पर्टिकुलर केस लेट m इज इक्वल टू 100, अगर m 100 है देन सारी वैल्यूज बदल जाएगी. ये क्योंकि सारी वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही है? m पे डिपेंड कर रही है. आप कुछ ध्यान दे रहे हो? साइड में लिख लो, पहले वही लिखवा ही देते हैं. गौर से देखो तो लैम्डा एक्स स्टार वाई स्टार एफ स्टार ऑल डिपेंड्स अपॉन, किस पे? ऑल डिपेंड्स अपॉन. अगर आप गौर से देखो तो दिस वाज लाइक gxy इज इक्वल टू c और c की जगह पे दिख रहा है m. गौर से देखो c की जगह पे क्या दिख रहा है? m. बहुत अच्छे से याद रखना है तभी इंटरप्रिटेशन का लैंग्वेज भी समझ में आएगा. तो एक हम लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं नोट में कि ऑल डिपेंड्स अपॉन m दैट इज ऑन
सी वैल्यू ऑफ जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यानी जो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि ये आपको दिक्कत ना हो, यानी जो जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी में सी होता है उसी पे डिपेंड करेगा हमारा लैम्डा भी, एक्स स्टार भी, वाई स्टार भी और एफ स्टार भी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमम वैल्यू भी किसका फंक्शन माना जा रहा है? सी का माना जा रहा है। दैट इज इफ वी चेंज सी, इफ वी चेंज सी, दैट इज अभी m की बात हो रही है, दैट इज m, देन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ f चेंजेस, क्योंकि f की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? m पे, m²/8 आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो अब ये भी वेरिएबल हो गया। तो अब आप कहोगे कि मैम m चेंज होगा, तो ऐसा माना जाता है कि ओवर द लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम m बदल सकता है। अभी किसी की सैलरी है तो 100 ही फिक्स किया हुआ है, सैलरी बढ़ेगी तो 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा इन्वेस्ट करने को, तब की बात हो रही है। तो ऑप्टिमम वैल्यू भी फंक्शन हो सकता है किसका? कांस्टेंट का, जो कि जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी। जैसे अभी ये मनी था, ऐसे ये कभी रिसोर्सेज में होता है, किसी और चीज में हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, लैंड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो एफ चेंजेस। अब एग्जाम्पल में लेते हैं, अभी पहला ही नोट चल रहा है बच्चे। अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू 500। ये एज्यूम किया हम लोगों ने, पर्टिकुलर केस डिस्कस करने, 500 नहीं 100 ही ले लो। देन मुझे बताओ कि f स्टार एट 100 कितना आ रहा है? f स्टार इज m²/8 ना, तो 100²/8 यानी 100/8, तो 4 2 जा 4 से ये गया 25, 2 से ये गया 50, ये आ गया 25, 5 जा 125, 1250 आ गया। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। और अगर लेट m इंक्रीजेस टू, ये बढ़ करके हो गया 101, देन f स्टार 101 नई वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 101/8, इसको निकालना जरा, 101/8। कैलकुलेटर है अभी आपके सामने? हंड्रेड वन का स्क्वायर स्क्वायर 10201 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 127.5.125। ये आ गई नई वैल्यू। अब ये तो नई वैल्यू आ गई। अब एक आपको ये बता रहे हैं रिजल्ट कि एफ स्टार सी प्लस डी सी माइनस एफ स्टार सी, ये होता है लैम्डा अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्डा इंटू डी सी। ये रिजल्ट पे जरा ध्यान दो। यहां पर अगर आप देखोगे तो सी था 100, सी प्लस डी सी था 101, देख रहे हो ना 100 और 101, यानी डी सी कितना था? चेंज इन सी इज 1। लैम्डा हमारा कितना था? लैम्डा कितना था? m/4। तो लैम्डा वॉज m/4, यानी कि m कितना था? 100/4 यानी कि 25। तो हमें, हाँ, तो अब हमें वेरीफाई करना है जरा। तो इसका LHS 1 2 3 तो ले लिया था ना, इसको 4 ले लो। LHS ऑफ 4 निकालते हैं हम लोग। तो f स्टार 101 माइनस f स्टार 100, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? f स्टार 101 मैंने निकाला हुआ है 127.5.125 माइनस ऊपर वाला है 1250, तो ये बचेगा 25.125। हाँ जी बच्चे, अब जरा RHS निकालना, RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 4। तो ये है लैम्डा इंटू डी सी। लैम्डा कितना है हमारा? 25,
और DC कितना है 1, तो 25 आ गया। तो देखो मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, ये जो सिंबल बनाते वक्त इज इक्वल टू को काट करके अप्रोक्सीमेट किया था, ऐसे ही नहीं काटा था, वो इसलिए क्योंकि गलत चीज़ें जो है वो माइंड में ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो ये 25.125 एग्जैक्टली नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। तो होता ये है कि F स्टार C प्लस DC, यानी कि आप अगर देखो तो F स्टार 101 माइनस F स्टार एट 100 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि 25 इंटू DC था 1, डायरेक्टली ये कर दिया। तो कई बार हमें ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये वाला जो रिजल्ट है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हमें सीधा चेंज निकालना है, वो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमम वैल्यू का चेंज, कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा अगर हम अपना बजट का जो मनी है उसको 1 से चेंज कर दें। 10 से भी चेंज कर सकते हैं, DC आप जितना रखना चाहो, जरूरी नहीं कि 1 से ही करो, 100 से 125 कर दिया या 120 कर दिया, तो वो चेंज आपको तुरंत पता लग जाएगा, लैम्डा इंटू DC। लैम्डा तो आपके पास है 25, तो आपको ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन तक जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जैसे ही लैम्डा मिला था हम यहीं पर डिसाइड कर लेते, यहीं पर बच्चे डिसाइड कर लेते कि इसका जो भी F स्टार आने वाला है, अगर वो 100 मान लो 5 है और माइनस F स्टार 100 हम लोग कर रहे हैं, तो चेंज कितना किया 5 का, तो DC इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू DC। लैम्डा हमारा कितना आ चुका है 25 इंटू DC कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 125, यानी 120। हाँ, तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है किसका, लैग्रेंजेस मेथड का। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एग्जाम्पल में लगता है, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में आपका लग सकता है। समझ में आई बात? तो लिखेंगे 25 which is approximately equal to 25.125. A good approximation, 25 is a good approximation of 25.125. ये एग्जाम्पल क्लियर हो? ये पूरा एग्जाम्पल करने के पीछे मकसद यही था कि आपको सिर्फ ये बात हम समझा सकें और याद करवा सकें कि चेंज इन इंक्रीज्ड वैल्यू, मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू पे जो चेंज आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऑप्टिमम वैल्यू में, मैक्सिमम या मिनिमम सब जगह ये लागू होगा, वो हो जाएगा लैम्डा इनटू चेंज इन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कंस्टेंट, जो राइट हैंड साइड पे होता है कंस्टेंट में gxy इक्वल टू c, उसमें जितना चेंज आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा में, तो डायरेक्ट ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन का चेंज निकल आएगा। क्लियर? चलो, तो ये एक एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा पहले करवा देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब आप लोग थियोरी जब लिखोगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि थियोरी में क्या है, लैम्डा क्या है, C क्या है, DC, एवरी टर्म अब आपको फैमिलियर होगा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? सारा टर्म क्लियर है? क्या होता है लैम्डा, क्या होता है एक्स स्टार, लैम्डा क्या होता है, एक्स स्टार क्या होता है, वाई स्टार क्या होता है, F स्टार क्या होता है, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। C क्या होता है, DC क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो गया। DC क्या होता है, C क्या होता है, और ये लैम्डा इंटू DC राइट हैंड साइड पे अप्रोक्सीमेशन का होता है। तो अब आप लोग रेडी हो जाए, मेरे साथ साथ लिखें। कुछ थ्योरी लिखवाना है मुझे, कुछ पॉइंट्स। हाँ जी, पूछो। हाँ हाँ, वो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। 101 हमने एज्यूम किया है कि कुछ तो चेंज करके देखें। आप 90 भी कर सकते थे, आप 90 भी कर सकते थे। तो 100 से अगर 90 जाते तो इसका मतलब आप 10 बैक जा रहे हो, आप 10 क्या जा रहे हो, बैक जा रहे हो। तो इसलिए फिर उस केस में क्या हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर 100, कोई जरूरी नहीं है, आप क्या एज्यूम करना चाहते हो, आप कोई भी एक C की वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो, कुछ भी अपनी मर्जी। 100 ही क्यों बोल रहे हो, 200 बोल देते हैं, ठीक है। 200, 204 माइनस F स्टार ऑफ 200। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो भी मैंने पढ़ाया है ना उसको थ्योरेटिकली लिखवाने वाले हैं और फिर एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू फिर उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं, तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किए रहते तो वो बढ़िया रहता, ठीक है। तो यहाँ देखो, F स्टार 204 माइनस F स्टार 200 इज इक्वल टू
लैम्डा, लैम्डा कितना था यहाँ पे 25, और डीसी कितना, डीसी कितना हो गया जल्दी बताओ। ये है सी प्लस डी सी, ये है सी, तो डीसी कितना नहीं नहीं, डीसी हो गया 204 माइनस 200 यानी कि 4। आप मेरे ख्याल से, हाँ वही मुझे लगा, हाँ जी। तो 25 इंटू 4 हो गया 100, तो 100 आएगा ऑप्टिमम वैल्यू में चेंज, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 100 से इंक्रीज कर जाएगा। आप चाहते तो डिक्रीज भी लिख सकते थे, एग्जाम्पल एफ स्टार एट 70 माइनस एफ स्टार एट 60, तो ये आ जाता लैम्डा हो गया 25, और डीसी कितना हो गया, ये हो गया सी प्लस डी सी। सोच करके बोलो। अच्छा मैंने कम ही लिया है, रुक जाओ, मुझे ज़्यादा लेना था, मैंने कुछ ये ले लिया 80। तो अब c प्लस डी सी माइनस सी करोगे तो 70 माइनस 80 कितना आ जाएगा -10, तो डी सी आ गया -10, तो यहाँ पे -10 करोगे तो ये आ जाएगा -250। यानी अगर आप 70 से 80 अगर डिक्रीज करोगे तो फिर आपका ऑप्टिमम वैल्यू जो होगा उसमें कितना डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा 250 से। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। अब इंटरप्रिटेशन को थ्योरेटिकली लिखने के लिए आप लोग रेडी हो जाएं, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देना इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। जो भी हमने बातें अभी पढ़ी हैं, जो सीखी हैं, इन्हीं को लैंग्वेज में लिख लेते हैं ताकि रिजल्ट जैसा हमें यूज़ करना आसान हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, यस कोई रेज हैंड कर रहा है तो बच्चे आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो जो भी पूछना है। पहला पहला पॉइंट, ये जितना भी डबल टिक होगा ये एक न्यू बुलेट होगा, वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लेट, नाउ वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ एफ स्टार एक्स स्टार, अब मुझे समझाना आसान हो जाएगा, वाई स्टार सॉल्व्स द मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रॉब्लम, वेयर आपको याद रखना है कि जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी में सी क्या है, सी समझने के लिए लिख दिया है कि कंस्टेंट हमारा इसी टाइप का है, जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसमें जो राइट हैंड साइड पे है वो हमारा सी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। एफ स्टार एक्स स्टार वाई स्टार ऑल डिपेंड्स अपॉन सी, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है, डिपेंड्स अपॉन सी। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, ये सारी की सारी वैल्यूज m पे डिपेंड कर रही थी, देखो ना, डिपेंड्स अपॉन m, और m हमारा क्या था इस वाले क्वेश्चन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m, तो m ही हमारा c भी वैल्यू था। तो ये हमें पता है कि सारी किस पे डिपेंड करती हैं, c पे, डिपेंड्स अपॉन c। ठीक है, दैट इज अगर f स्टार होगा तो वो c का फंक्शन होगा, तो f x स्टार एज अ फंक्शन ऑफ c, y स्टार एज अ फंक्शन ऑफ c इसका फंक्शन होगा। ध्यान से देखो, मतलब f डायरेक्टली c पे नहीं जाएगा, x स्टार से होते हुए y स्टार से होते हुए वो c पे आएगा। देखो थोड़ी देर पहले जो हमने किया था एग्जाम्पल, कहाँ गया, उसमें f जो निकाला था कहाँ गया, ये देखो, हाँ इधर देखो, f जो निकाला था इसमें x स्टार और y स्टार पुट करने के बाद ये c पे डिपेंड किया था। तो ये है कि एफ स्टार डायरेक्टली सी पे नहीं जाता, एक्स स्टार और वाई स्टार को पुट करने के बाद फाइनली फिर सी पे ही चला आता है। ठीक है, तो उस चीज को हमने लैंग्वेज में लिखा है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। थर्ड पार्ट है, अब वाइल, अगर हम लैग्रेंजेस मेथड यूज कर रहे हैं, वाइल यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड, अगर हम लैग्रेंजेस मेथड यूज करें तो हमारे पास एक लैम्डा भी होगा, देन लैम्डा भी सी पे डिपेंड करता है, इज ऑल्सो अ फंक्शन, is also a function depending upon c, is also a function depending upon c।
एक बहुत ही बढ़िया नोट्स, अगर आप एफ स्टार सी को सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको लैम्डा मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ सी। लैम्डा इंटू सी नहीं है, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ सी। ये हमने वेरीफाई नहीं किया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, एक बार कर ले बच्चे इसको, तो ये भी याद हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो एफ स्टार हमारा ऑप्टिमम वैल्यू आया है उसको उसी सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लैम्डा मिलेगा। करके देखें, पीछे चलते हैं जहां एफ स्टार निकाला था। एफ स्टार ये निकाला हुआ है बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट बना देते हैं। तो डी एफ स्टार, और एफ स्टार किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पे। इसको एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एम, किसको, एम स्क्वायर बाई 8 को। तो ये मिल जाएगा 2m/8, ये आ जाएगा m/4। और गौर से देखो विच इज इक्वल टू लैम्डा, कहाँ, ये रहा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हर क्वेश्चन में लगेगा कि आप जब ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे सी के रिस्पेक्ट में तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। क्लियर? ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, अब याद रहेगा हमेशा लैम्डा मिलेगा। अब इसको सी को हटा दो, सी का ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि लैम्डा इंटू सी क्या है, ये सिर्फ लैम्डा मिलेगा, बस इतना ही रखो। अब इसी चीज को अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, 12th क्लास याद है जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, या 11th क्लास में पढ़ा होगा, dy बाई डी एक्स को हम लोग रेट मेजर करते थे कि when x increases by 1 या फिर changes by 1, when x increases by 1 unit then y changes by dy by dx। इसी चीज को देखना है तो लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पर when c increases by 1, और ये अभी हमने किया था 100 से 101 किया था तो कितना आया था, 25 आया था ना, जो कि लैम्डा के बराबर था। कहाँ गया, इधर देखो, ग्रीन से करते हैं तो समझ में आएगा। इधर देखो 101 100 चेंज कितना किया था 1 से, तो इधर देखो लैम्डा के बराबर आया, लैम्डा इस क्वेश्चन में 25 था। तो ये हर जगह यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये लैम्डा ही आएगा। उसी को डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में लिख दिया, व्हेन सी इंक्रीजेस बाय 1 देन चेंज इन, या इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, देन एफ स्टार चेंजेस बाय लैम्डा यूनिट्स। सी जब 1 से इंक्रीज करेगा तो एफ स्टार कितने से चेंज करेगा, लैम्डा यूनिट से। क्लियर? ये हो गया लैंग्वेज में समझाना कि लैम्डा क्या है। तो भाई लैम्डा वो चीज़ है, लैम्डा इतना यूनिट चेंज बताता है ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन में, जब वो जी एक्स वाई इक्वल टू सी का सी है ना, वो 1 यूनिट से चेंज करेंगे तो अगर 2 यूनिट से चेंज करेंगे तो 2 इंटू लैम्डा, 3 यूनिट से चेंज करेंगे तो 3 इंटू लैम्डा, अगर डीसी यूनिट से चेंज करेंगे तो डीसी इंटू लैम्डा। अब कुछ कुछ बातें समझ में आ रही, कैसे गोल गोल घूम करके सारी बातें एक ही चीज पे आ रही हैं। एक ही चीज को कभी इस तरीके से समझते हैं, कभी उस तरीके से समझते हैं। चलो अब है इन इकोनॉमिक्स सी क्या होता है, सी ऑफन डिनोट्स दी। अभी सी हमारा क्या डिनोट कर रहा था कि हमारे पास कितना अवेलेबल मनी है, मनी हमारा रिसोर्सेज था जिसको यूज करना था। कभी ये रॉ मटेरियल्स हो सकता है, कभी लेबर आवर्स हो सकता है, कभी कैपिटल हो सकता है, कोई भी रिसोर्सेज ही होगा ये, क्योंकि कंस्ट्रेंट हमेशा रिसोर्सेज पे लगता है कि कितना हमारे पास माल है, भाई हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो सी ऑफन डिनोट्स दी अवेलेबल स्टॉक ऑफ सम रिसोर्सेज का स्टॉक होगा कि भाई कितना है हमारे पास। एंड एफ एक्स वाई जनरली क्या होता है, एफ एक्स वाई इज जनरली प्रॉफिट, कॉस्ट या फिर यूटिलिटी, यही सब फंक्शन होते हैं। एफ एक्स वाई डिनोट्स यूटिलिटी और प्रॉफिट।
अगर मैक्सिमाइज का केस होगा तो यूटिलिटी और प्रॉफिट जनरली होता है, अगर मिनिमाइज का केस होगा तो कॉस्ट भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, सिंस डी एफ स्टार सी बाई डी सी इज इक्वल टू लैम्डा, गौर से देखो, या प्रूव करना है वो कर देते हैं, ठीक है, इसी से करते हैं। डी एफ स्टार सी विथ रिस्पेक्ट टू डी सी करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा। तो आपने एमएमई 1 में और क्लास 11th में पढ़ा होगा कि एफ डैश एक्स की डेफिनेशन होती है एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या, डी एक्स। और जब इज इक्वल टू होता है ना तो यहाँ पे लिमिट लगती है, इसको थोड़ा सा रुक जाओ, इज इक्वल टू लिमिट आपको याद होगा डी एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स या डेल्टा एक्स जो भी करते हैं डी एक्स माइनस एफ एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल से करते थे। सबका फॉर्मूला डिराइव करने में मुझे तो बड़ा मजा आता था, ये मुझे लगता था मैजिक हो गया, मैंने खुद से फॉर्मूला बनाया। बाद में जब बड़े हुए तो पता चला रे ये सब तो बड़ी छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता था ये करने में। आप लोगों ने भी किया होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का कैसे कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, सबका डिराइव किया होगा आपने, पॉलिनोमियल फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, लॉगरिथमिक का, एक्सपोनेंशियल का, सबका किया होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में जो हम लोग करते थे उसमें बच्चे लिमिट लगाते थे, तब यहाँ पे इक्वल टू आता था। अगर आप लिमिट नहीं लगाओगे तो इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन देना होता है, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा विदाउट लिमिट, माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। तो इसी चीज का हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। सो डी एफ स्टार एट सी बाई डी सी, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन है कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, एफ स्टार सी प्लस डी सी माइनस एफ स्टार एट सी बाई डी सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, लैम्डा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना बताओ, लैम्डा, क्योंकि हमने लिमिट नहीं लगाया। अब अगर इस डी सी को उठा करके उधर लेते जाते हैं तो ये आ जाएगा एफ स्टार सी प्लस डी सी माइनस एफ स्टार सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा इंटू डी सी। आ गया, यही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल में प्रूव किया था, शो किया था कि ये सेम आता है, LHS और RHS अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, याद आ गया। तो अभी तक दो एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन, एक ये आया है और एक ये भी आया है एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन लगभग लगभग सेम है लेकिन दूसरे तरीके से है, तो ये आपको याद रखना है। ये किसी भी न्यूमेरिकल में आ सकता है प्रूव करने को या निकालने को, न्यूमेरिकल में भी जैसे किया था वैसे ही। तो ये हमारा बुलेट खत्म होता है, ठीक है। अब है इफ डी सी इज ग्रेटर देन 0, मतलब कंस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर डी सी ग्रेटर देन 0 है देन लैम्डा सी, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ सी या लैम्डा इंटू डी सी मेजर्स increase in f star, that is f star क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलिटी और प्रॉफिट फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू, इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी f स्टार, उसको बढ़ाएगा ये, मेजर्स इंक्रीज इन f स्टार obtained by increasing C by DC units, C by DC units। अब ध्यान से देखो, C by DC यूनिट्स, तो F स्टार में इतना इंक्रीज बताएगा DC,
अब इसी का मतलब होता है शैडो प्राइस ऑफ रिसोर्स। शैडो प्राइसेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब शैडो प्राइस क्या है कि अगर सी 1 यूनिट से बढ़ता है तो ये कितना इफेक्ट डालेगा हमारे मैक्सिमम वैल्यू पे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक वर्कर के हिसाब से सोचो, हम लोग सभी कोई वर्कर हैं। 1 घंटे का हमें मान लो कि 2000 मिलता है, सपोज करो, ये 2500 मिलता है 1 घंटे का। अब अगर मैंने 1 घंटे आपसे बातचीत करने में लगा दिया तो फिर मेरा कितना लॉस हुआ, 2500। तो फिर मेरा शैडो प्राइस, या आप इस तरीके से कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितना था, 2500। उसी तरीके से शैडो प्राइस भी होता है रिसोर्सेज का, कि हर रिसोर्सेज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन में, या फिर मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन में। वो जितना कंट्रीब्यूट करेगा 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड योर शैडो प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसे यहां पर था लैम्डा इज इक्वल टू 25, इस वाले एग्जाम्पल में कहाँ गया, हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू 25 था, निकाला था हमने, लैम्डा इज इक्वल टू 25। तो ये 25 जो है ये शेडो प्राइस जैसा बताएगा कि अगर आप रिसोर्सेज को 1 यूनिट से बढ़ाते हो तो आपके प्रोडक्शन पे या जो भी है प्रॉफिट पे कितने का फर्क आएगा, 25 का फर्क आएगा। तो दिस विल बी रिगार्डेड एज शेडो प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये शेडो प्राइस हो गया किसका, मनी का। मनी अगर 1 यूनिट से बढ़ेगा तो फिर हमारा यूटिलिटी पे क्या फर्क आएगा। क्लियर, इतनी बातें आ गई समझ में, आगे समझ में। तो एक अच्छा वाला एग्जाम्पल हम लोग करने चलते हैं, टाइम है अभी हमारे पास, तो उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल में ना पेशेंस रखना होता है। इंडेक्सेस वगैरह जो पावर होता है ना, वो 1/2 1/3 ये सब ज़्यादा है, और एग्जाम में आ भी रखा है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एग्जाम्पल 18.6, ये 2-3 राउंड पेपर में आ चुका है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे देते, कभी कुछ पूछ देते कभी कुछ पूछ देते, लेकिन बेसिक फंक्शन यही रहता है। ठीक है, लेबर कैपिटल का और आउटपुट का वही सेम है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा चेंज भी नहीं होगा, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है ये, तो ध्यान से देखो। 18.6 अगर आपके पास रीडिंग है तो आप उसमें देख सकते हो, नहीं है तो ध्यान से सुनो। अ फर्म यूजेस इनपुट्स K and L of capital and labor। K and L यूनिट कैपिटल का कितना यूज करता है, K, लेबर का कितना यूज करता है, L, टू प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट Q। Q क्या है, हमारा आउटपुट है जो कि प्रोडक्शन में हो रहा है, हाँ, और Q को दिखला दिया है फंक्शन एज अ कैपिटल एंड लेबर, दोनों पे डिपेंड होकर के आ रहा है, और उसका भी रिलेशनशिप दिया हुआ है K टू द पावर हाफ L टू द पावर 1/4। मतलब K और L अगर आपको पता है कि आपने कितना यूज किया है तो आप प्रोडक्शन भी निकाल सकते हो कितना यूनिट्स का हुआ है, इसी फंक्शन में डाल करके K टू द पावर हाफ और L टू द पावर 1/4। अब दे रखा है प्राइसेस ऑफ प्राइसेस ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर 17 का भी क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया होगा। द प्राइसेस ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर R and W, R and W। Find the cost minimizing input of K and L, यानी पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, और K और L को निकालना है। फाइंड, जब आप मिनिमाइज कॉस्ट करोगे तो आपको K स्टार मिलेगा, L स्टार मिलेगा और C स्टार मिलेगा। ये सब आपको पता है, जब हम मिनिमाइज कर रहे होंगे तो उसी दौरान जो भी K और L की वैल्यू आएगी वो हमारा ऑप्टिमम वैल्यू होगा। तो K स्टार L स्टार डालेंगे और फिर C स्टार भी ऑप्टिमम वैल्यू होगी, यानी मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद से दूसरे वाले पार्ट में हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है K स्टार इज इक्वल टू डेल C स्टार बाई डेल R, L स्टार इज इक्वल टू डेल C स्टार बाई डेल W, लैम्डा इज इक्वल टू डेल C स्टार बाई डेल Q। सबको वेरीफाई करेंगे। डेल K स्टार बाई डेल W इज इक्वल टू डेल L स्टार बाई डेल R।
बाई डेल आर। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को करना है। वेरिफिकेशन में कितने करने हैं? 1 2 3 4, चार चार वेरिफिकेशन करने हैं। लेकिन अभी हमारा सारा फोकस पता है किस पे होना चाहिए? कॉस्ट को मिनिमाइज करने पे। किस पे होना चाहिए? कॉस्ट को मिनिमाइज करने पे। कॉस्ट फंक्शन तो दे नहीं रखा, कैसे निकालेंगे कॉस्ट फंक्शन? कोई आइडिया? लेट सी के एल बी दी, कुछ सोचो तब तक। अरे भाई, ये क्वेश्चन पढ़ के ये तो आइडिया लग गया है कि हमारा इनपुट फैक्टर दो ही है, एक लेबर है और एक कैपिटल है। तो जो भी कॉस्ट लगेगा वो हम अमाउंट ऑफ लेबर पे कर रहे होंगे या अमाउंट ऑफ कैपिटल पे कर रहे होंगे। और दे रखा है कि पर यूनिट कैपिटल का रेंट जो है वो आर लग रहा है और एक लेबर को हम लोग डब्ल्यू पे कर रहे हैं। फंक्शन एंड कैपिटल बी के यूनिट्स, लेबर बी एल यूनिट्स, लेबर बी एल यूनिट्स। देन कॉस्ट क्या हो जाएगा? सी के एल इज इक्वल टू, वो आर और डब्ल्यू वाली बात आपको याद है। आर किसका रेट लग रहा है? कैपिटल का। और डब्ल्यू किसका रेट लग रहा है? लेबर का। तो आर और डब्ल्यू लगा देंगे, आर लगाएंगे के के साथ और डब्ल्यू लगाएंगे एल के साथ। आर लगाएंगे के साथ और डब्ल्यू लगाएंगे एल के साथ। यही टोटल कॉस्ट होगा जो कि आप पे कर रहे होंगे। समझ में आई बात? पहले इस पे ध्यान दो। और कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि और भी अगर कोई कॉस्ट होता ना तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता। एग्जाम में एक दो बार ऐसा पूछा हुआ है कि लेट द ओवरहेड एक्सपेंसेस बी दिस अमाउंट, कुछ यू या वी कुछ ऐसे लगा करके दे देते, तो उसको भी ऐड करना होता हमें कॉस्ट में। तो वो तो है नहीं ऐसा कुछ, तो सिर्फ दो ही कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, एक लेबर का और एक कैपिटल का। सो टोटल कॉस्ट इज आर इंटू के प्लस डब्ल्यू इंटू एल। ये क्लियर है बच्चे? अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मिनिमाइज कॉस्ट इज इक्वल टू आर के प्लस डब्ल्यू एल सब्जेक्ट टू भाई कंस्टेंट किस पे है? आपने ध्यान दिया? कंस्टेंट प्रोडक्शन पे लगाया हुआ है कि भाई के और एल इसी फंक्शन को फॉलो करेंगे। के और एल हमारे रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज पे ही कंस्टेंट लगा हुआ है कि सच डैट के टू द पावर हाफ है, एल टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू क्यू। अब याद रखना क्यू इज अ कांस्टेंट। इस पूरे चीज में आपको याद हो गया कि क्यू इज अ कांस्टेंट, जैसे जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी होता है। ये कुछ लेवल दिया होगा कि 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है या 1000, कुछ भी दिया हुआ होता है। क्यू हो गया। के एल आर वेरिएबल्स, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी से निकलेगा के स्टार एल स्टार। पहले यहां तक क्लियर हुआ, तब आगे बढ़ेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको मैथ्स में ज्यादा करने हैं, क्योंकि अगर आप एक ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इसी पे बेस्ट 1000 न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो सारे एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। आगे बढ़े बच्चे। तो लैग्रेंजियन फंक्शन हम लोग बना रहे हैं। मेरा एल और लेबर का एल, लैग्रेंजियन का एल कहीं दोनों सेम ना हो जाए, इसलिए लैग्रेंजियन फंक्शन को हम लोग एच मानने वाले हैं। लेट एच ऑफ के एल बी दी लैग्रेंजियन फंक्शन, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बुक में तो प्रिंटिंग होता है तो वो लोग तो लैम्डा इस तरीके से प्रिंट कर देते हैं कर्सिव में। मेरा मिक्स होने लगेगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लेट एच के एल बी दी लैग्रेंजियन फंक्शन विथ लैम्डा एज लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। अब तो आगे बिल्कुल नहीं रुकना, धड़ाधड़ बस लैग्रेंजियन लगा देना है, सॉल्व कर देना है। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर तो बन जाएगा हमारा एच के एल इज इक्वल टू आर के प्लस डब्ल्यू एल माइनस लैम्डा के टू द पावर हाफ एल टू द पावर 1/4 माइनस क्यू। हो गया? अब तो आगे आपको पता ही है एच के डैश इज इक्वल टू 0, एच एल डैश इज इक्वल टू 0,
एच लैम्डा डैश इक्वल टू 0। इसमें बच्चे आपको भी केयरफुल होने की जरूरत है, जहाँ कहीं गलत लगेगा आप मुझे टोकोगे, नहीं तो कहीं बहुत आगे निकल गए तो फिर फंस जाते हैं, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो टाइम हमारा वेस्टेज ना हो इसलिए ध्यान दे सभी कोई, हम और आप मिलकर के इस क्वेश्चन को करते हैं। एच के डैश इज इक्वल टू 0 जब के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक यहाँ पर के है और एक यहाँ के है, दो जगह है ना, तो यहाँ से निकल करके आएगा r और यहाँ से निकल करके आएगा माइनस, पहले l टू द पावर 1/4 को लिख दो ताकि ये छूट ना जाए, k टू द पावर हाफ का 1/2, k टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू आ गया लैम्डा बाई 2 l टू द पावर 1/4 k टू द पावर 1/2। लेट बी इक्वेशन नंबर 1। उस साइड कर दिया मैंने दोनों को अलग अलग। अब l के रिस्पेक्ट में करेंगे तो w, और फिर l के रिस्पेक्ट में पहले इसको कॉपी कर दो और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो माइनस लैम्डा k टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4 का 1/4 l टू द पावर 1/4 -1 -3/4 इज इक्वल टू 0। तो यह जगह w इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 k टू द पावर हाफ l टू द पावर 3/4, और h लैम्डा डैश में क्या आ रहा है, ये पूरा आ जाएगा ना, k टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू q। लेट इट बी 2, लेट इट बी 3rd। तो अभी फर्स्ट और सेकंड में ही काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, लैम्डा भी है, के भी है, एल भी है। कुछ फर्क पड़ेगा, लैम्डा उड़ा दें दोनों जगह से, तो 1/2 कर देते हैं, तो r बाई डब्ल्यू, एल एच एस का डिवीजन हो गया, इज इक्वल टू r की जगह पे डाल देंगे लैम्डा बाई 2, थोड़ा अच्छे से डालना, l टू द पावर 1/4 k टू द पावर 1/2। अब इन सारी चीज़ों को इन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट इन द सेंस 4 ऊपर चला जाएगा, l टू द पावर 3/4, लैम्डा नीचे आ जाएगा k टू द पावर 1/4। देखो इसे ना चीज़ें बहुत इजी हो जाती है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 से गया 2, l का पावर कितना आ गया, पावर पे ध्यान दो, 3/4 और 1/4 4/4 हो गया, 1 हो गया है ना, l ऊपर में आ गया 1, 2 हमारा रहता है, नीचे में k टू द पावर हाफ, k टू द पावर हाफ k आ गया, r बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 2lk। तो ये l और k के बीच में एक रिलेशनशिप हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2lw बाई r। अब इस k को पुट करने वाले थर्ड में तो l की वैल्यू आ जाएगी, k हट जाएगा ना, उसकी जगह पे l आ जाएगा, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन थर्ड, पुटिंग वैल्यू, इसको भी कुछ नाम दे ही दे क्या, फोर्थ नाम दे देते हैं क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन थर्ड। देखो कितना पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको माइक्रो में भी मिलेंगे और मैथ्स में तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन थर्ड, k के ऊपर कितना पावर था, हाफ था, तो 2 टू द पावर हाफ, l टू द पावर हाफ, w टू द पावर हाफ, r टू द पावर हाफ, और इधर l टू द पावर 1/4 था, l टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू q। अब l पे कितना टोटल पावर हो गया, हाफ और 1/4, इसको अलग से ऐड कर लेते हैं, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, 2 + 1 यानी कि 3/4, तो ये आ जाएगा l टू द पावर 3/4, और बाकी सारी चीज़ों को उठा करके उस साइड ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी, q ये नीचे से ऊपर गया, r टू द पावर हाफ, 2 टू द पावर हाफ और w टू द पावर हाफ, l की वैल्यू आ गई, और ये सिंपल l नहीं है, ये l स्टार है। 3/4 को उधर लेते जाएंगे तो वो हो जाएगा 4/3, ये तो सबको पता है ना, तो q टू द पावर 4 पहले पूरे पे कर लेते हैं, q r हाफ, 2 पे हाफ, w पे हाफ, उधर गया तो 4/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो q पे तो पावर 4/3 लग जाएगा, r पे 1/2 था, एक मिनट, और 4/3 है तो 2 से 2 गया, 2/3 बच जाएगा, 2 पे भी 1/2 है, 4/3 है, w पे भी 1/2 है, 4/3 है, तो सब जगह 2/3। तो l स्टार की फाइनल वैल्यू आ चुकी है
q to the power 4 by 3, r to the power 2 by 3, 2 to the power 2 by 3, w to the power 2 by 3। देखना जरा, बुक में वैसे इसको सॉल्व किया हुआ है, हम लोग अपनी वैल्यू मैच करा सकते हैं। हमारी एल स्टार की आई है 2 टू द पावर, इन बुक में ऊपर ले जाकर के माइनस कर दिया हुआ है, r टू द पावर 2 by 3, q टू द पावर 4 by 3, w। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये एल स्टार की वैल्यू आ गई। इसको येलो से शेड कर दें? जी बिल्कुल कर दें। जब वैल्यू आ गई है, इतनी मेहनत से लाए हैं, तो इसको डाल देते हैं फिर स्टोरी में। चलो ये हमारा अपलोड हो गया एल स्टार स्टोरी में। अब के स्टार की बारी आ रही है। के स्टार क्या था? के स्टार था 2LW बाई आर। के और एल के बीच का रिलेशनशिप था के इज इक्वल टू 2LW बाई आर। तो अगर के स्टार चाहिए तो आपको एल स्टार भी यूज करना पड़ेगा। लेवल ही अलग है ना, मैक्सिमाइज का लेवल है, मिनिमाइज का लेवल है, मतलब ऑप्टिमम लेवल। तो के स्टार इज इक्वल टू 2W बाई आर, और इधर में एल स्टार की जगह पे ये सारा कुछ पुट करेंगे। q टू द पावर 4 by 3, r टू द पावर 2 by 3, 2 टू द पावर 2 by 3, w टू द पावर 2 by 3। ऊपर में 2 टू द पावर 1 है, तो 1 माइनस 2 by 3 बचे, 3 माइनस 2 1 by 3 बच जाएगा। 2 का पावर आ गया 1 by 3। w में भी पावर 1 है, तो w पे भी 1 by 3। r में नीचे पावर 1 है, तो r टू द पावर 1 by 3 नीचे आ जाएगा, और q टू द पावर 4 by 3 ऊपर आ गई। ये के स्टार की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गई हमारी के स्टार की वैल्यू आ गई। ये के स्टार की वैल्यू आ गई। एल स्टार और के स्टार निकालने को कहा था, अब सी स्टार भी चाहिए हमें, तो चलो सी स्टार निकालते हैं। सी स्टार क्या था हमारा? आर के प्लस डब्ल्यू एल। तो अब के स्टार लगा दो और इस पे भी ये लगा दो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आर इंटू के स्टार की वैल्यू डाल देना है 2 टू द पावर 1 by 3, w टू द पावर 1 by 3, q टू द पावर 4 by 3, बाई आर टू द पावर 1 by 3 प्लस w। अब यहाँ पर डाल देंगे एल स्टार, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि मुझे सब कुछ एक ही स्क्रीन पे नज़र आ जाए। q टू द पावर 4 by 3, r टू द पावर 2 by 3, 2 टू द पावर 2 by 3, w टू द पावर 2 by 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ w और यहाँ w सिंप्लीफाई होगा, यहाँ r और यहाँ r सिंप्लीफाई होगा। ये हो जाएगा r टू द पावर 1 माइनस 1 by 3 इज r टू द पावर 2 by 3, 2 टू द पावर 1 by 3, w टू द पावर 1 by 3, q टू द पावर 4 by 3 प्लस w 1 माइनस 2 by 3 गया तो कितना बचा? 1 by 3, q टू द पावर 4 by 3, r टू द पावर 2 by 3, और नीचे में है 2 टू द पावर 2 by 3। बस यही एक दिक्कत है कि नीचे में है, इसका एलसीएम लग जाएगा ना, सबके नीचे आ जाएगा 2 टू द पावर 2 by 3। ऊपर में है 2 टू द पावर 1 by 3, और जब मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 2 by 3, क्योंकि इसके नीचे में 1 है, तो 1 by 3 प्लस 2 by 3 हो जाएगा 3 by 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 r टू द पावर 2 by 3, w 1 by 3, q टू द पावर 4 by 3 प्लस w 1 by 3, q टू द पावर 4 by 3, r टू। अरे कुछ ध्यान दिया आप लोगों ने? ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो बिल्कुल सेम है, यानी ये तो वही बात हो गई, 2 इंटू वाई प्लस वाई 3y हो जाता है। तो हम यहाँ पर 3 इंटू r टू द पावर 2 by 3, w टू द पावर 1 by 3, q टू द पावर 4 by 3, और नीचे लिख देंगे 2 टू द पावर 2 by 3। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। जरा मैच करना, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? येलो कलर बड़ा न्यूट्रल कलर है, ये किसी भी इंक के कलर को ना ये नहीं करता, चेंज नहीं करता है। मैच करें जरा, सी स्टार कितना आ रहा है? बिल्कुल सही है, 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 by 3। बिल्कुल इत्मीनान से करोगे सब कुछ आएगा, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से इंडेक्स दे दे, कुछ भी घटिया से घटिया क्वेश्चन दे दे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो,
तो हमें निकालना था, कहाँ गया यार, बहुत कुछ कर लिया हमने, के स्टार, एल स्टार और सी स्टार। अब सेकंड पार्ट में वेरिफिकेशन के लिए 4 चीजें हैं हमारे पास, तो करें जरा। चलो, अरे यार क्या खुल गया, हैंग कर गया लगता है मेरा। हाँ, एक चीज हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, यहाँ पर एल स्टार इज अ फंक्शन ऑफ, किसका किसका फंक्शन है जरा बताना, फंक्शन ऑफ क्यू आर डब्ल्यू, है ना, तीनों का फंक्शन है। यहाँ पर भी के स्टार इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आर, हाँ जी वो मैंने लिख दिया, डब्ल्यू क्यू एन आर, यहाँ भी लिख दिया क्यू आर डब्ल्यू, और सी स्टार भी क्यू आर डब्ल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सी स्टार इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आर डब्ल्यू क्यू, एक से ज़्यादा पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लैम्डा इंटू दैट थिंग वो आने वाला है। जैसे देखो, बी पार्ट लिख देते हैं और बी पार्ट हम लोग करते हैं आगे। पहला है टू वेरीफाई, 4 चीज़ें वेरीफाई करनी है, अभी एक एक करके सबको करेंगे। टू वेरीफाई कि डेल सी स्टार जो आया है, जब आप उसको आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको के स्टार मिलेगा। चलो इसका एलएचएस करते हैं पहले। तो डेल सी स्टार सब कुछ है यहाँ पे, ये रहा पूरा, तो 3 r टू द पावर 2/3, w टू द पावर 1/3, q टू द पावर 4/3, नीचे में है 2 टू द पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं हम लोग। r के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी बाहर। तो 3/2 टू द पावर 2/3 को बच्चे मैंने बाहर लिख लिया, w टू द पावर 1/3 को बाहर लिख लिया, q टू द पावर 4/3 को बाहर लिख लिया। अब होगा सिर्फ r टू द पावर 2/3 का, 2/3 नीचे, r टू द पावर 2/3 -1 तो -1/3, तो 3 कैंसिल, 2 का पावर 1 है, नीचे 2/3 है, 1 - 2/3 इज 1/3, तो 2 टू द पावर 1/3, w टू द पावर 1/3, q टू द पावर 4/3 अपॉन में r टू द पावर 1/3। और देखो तो ये किससे मैच कर रहा है, के स्टार की वैल्यू भी यही होगी, ये रहा 2 टू द पावर 1/3, 2 w और q सब ऊपर है, नीचे r है, और सिर्फ q का पावर 4/3 है, बाकी सबके पावर 1/3 है। देखो सेम टू सेम आ रहा है, देखो 2w ऊपर है, नीचे r है, और सिर्फ इसकी, तो विच इज इक्वल टू के स्टार, विच इज इक्वल टू के स्टार, ये के स्टार वैल्यू आ गई, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अभी एक ही चीज वेरीफाइड हुई है, अभी 3 चीजें तो और भी करना बाकी है। ऐसे ही बाकी 3 चीजें भी हो जाएंगी, एक और कर देते हैं। टू वेरीफाई डेल सी स्टार बाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एल स्टार, करें तो डेल बाई डेल डब्ल्यू, सी स्टार क्या है, ये रहा सी स्टार, 3/2 टू द पावर 2/3, 2/3, r टू द पावर 2/3, w टू द पावर 1/3, r टू द पावर 2/3, w टू द पावर 1/3, q टू द पावर 4/3। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और देखना है, एलएचएस अभी लेकर के चल रहे हैं कि हमारा एल स्टार आता है या नहीं आता है, जरूर आएगा जब दिया हुआ है। तो 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2/3 आ गया बाहर, और W के रिस्पेक्ट में क्या क्या कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है, तो R टू द पावर 2/3 को भी बाहर ले लो, Q टू द पावर 4/3 को भी बाहर ले लो। अब रह गया सिर्फ W टू द पावर 1/3। आ रही है बात समझ में बच्चे, आप लोग भी ध्यान दे रहे हो ना, कर रहे हो मेरे साथ या सिर्फ देख रहे हो, ये बताओ मुझे सबसे पहले। यस ओडिशा, आप सिर्फ देख रहे हो या कर भी रहे हो? हाँ वो करोगे तो देखना, मतलब ऑप्टिमम तो पड़ ही रहे, आपका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। सिर्फ देखोगे तो
ठीक है, बेनिफिट तो मिलेगा, नहीं करने से तो कुछ अच्छा, भाई कुछ अच्छी चीज़ें देख ली साख से, नहीं तो मोबाइल देखते देखते तो सबका आँख चौपट हो रहा है। तो अच्छी चीज़ें तो आप देख ही रहे हो, लेकिन आप जब खुद से करोगे तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ सब हो जाता है। तो ये आ गया w टू द पावर 1/3 का करेंगे तो 1/3 w टू द पावर 1/3 -1 -2/3, तो 3 3 हो गया कैंसिल, और ये हो गया r टू द पावर 2/3 q टू द पावर 4/3, नीचे आ गया 2 टू द पावर 2/3 और w टू द पावर 2/3। देखें जरा कि ये हमारे l स्टार के इक्वल है या नहीं। l स्टार l स्टार l स्टार, हाँ जी बच्चे, q टू द पावर 4/3 और r टू द पावर 2/3, देखें अभी दो ही चीज बस देखा है। हाँ जी, q टू द पावर 4/3 और r टू द पावर 2/3 सही है। नीचे में 2 टू द पावर 2/3 w टू द पावर 2/3, यानी 2 और w का पावर सेम है। हाँ जी बिल्कुल सही है, दिख रहा है स्क्रीन पे l स्टार। आपने तो नोटबुक में लिखा होगा तो आप वहां से मैच कर सकते हो। विच इज इक्वल टू l स्टार वैल्यू, हेंस वेरीफाइड। अब आप मुझे ये बताओ कि बाकी दोनों चीजें आप वेरीफाई कर लोगे या मुझे करना पड़ेगा। जो थर्ड पार्ट है उसमें डेल सी स्टार बाई डेल क्यू करोगे तो वो लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, जो लैम्डा की वैल्यू आई होगी। अच्छा, लैम्डा हमने नहीं निकाला है, ठीक है रुक जाओ, थर्ड वाला मुझे करने दो, लैम्डा नहीं निकाला है हमने। टू वेरीफाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल सी स्टार बाई डेल क्यू, तो सबसे पहले डेल सी स्टार बाई डेल क्यू करेंगे, तो डेल बाई डेल क्यू, और सी स्टार की वैल्यू कहाँ है, सी स्टार इज 3 r टू द पावर 2/3 w टू द पावर 1/3 q टू द पावर 2/3, तो 3 r टू द पावर 3 r टू द पावर 2/3 w टू द पावर 1/3 q टू द पावर 4/3, और नीचे आ गया 2 टू द पावर 2/3। इसको q के रेस्पेक्ट में करना है, तो 3/2 टू द पावर 2/3 r टू द पावर 2/3 w टू द पावर 1/3 बाहर आ गया, और q टू द पावर 4/3 का आ गया 4/3 q टू द पावर 4/3 -1, यानी 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर -2/3, तो 3 2 जा 6 -2 2 टू द पावर 4/3, 4/3 बच जाएगा, नहीं नहीं 2/3 बचेगा, 3 2 जा 6, 2 -2/3, तो 2 का स्क्वायर और -2/3, 3 2 जा 6 -2 4/3, ठीक है, तो 2 टू द पावर 6 -2 4/3 r टू द पावर 2/3 w टू द पावर 1/3 q टू द पावर 1/3, और होल्ड करे जरा, अभी हम लोग लैम्डा भी निकालते हैं, लैम्डा भी निकाला नहीं है। लैम्डा के लिए क्या था, लैम्डा लैम्डा कहाँ से निकलेगा बच्चे, देखो कोई एक इक्वेशन चाहिए होगा हमें, इसी से निकाल लेते हैं लैम्डा, लैम्डा यहाँ से निकालना थोड़ा इजी होगा। यहाँ से देखो ना, यहाँ से लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2r k टू द पावर हाफ अपॉन l टू द पावर 1/4, तो 2r k टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4, 2r k टू द पावर हाफ l टू द पावर, बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया है। अब इसमें आप पुट करोगे तो 2r k स्टार का हाफ लगा देना, k स्टार क्या आया है हमारा, k स्टार आया है 2 टू द पावर हाफ, नीचे में r टू द पावर 1/3 w टू द पावर 1/3 q टू द पावर 4/3, इस पूरे का हो जाएगा हाफ, नीचे आ जाएगा l टू द पावर हाफ, यानी l स्टार की ही वैल्यू डालेंगे, r टू द पावर 2/3। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मुझे क्या घबराहट हो रही है, नहीं तो आपको भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से करना है, पूरा पेपर हमें मिला होता है। रजिस्टर का करेंगे क्या, इतने मोटे मोटे जो रजिस्टर खरीदते हैं हम लोग, उसको सिर्फ ऐसे ही वाइट करके थोड़ी रखना है, उसको कलरफुल करना है। और टू द पावर कितना आ गया 1/4। अब बड़े आराम आराम से एक एक पावर को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। 2r, ये देखो ये हाफ को सबके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसके 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 साथ,
तो हाफ आएगा तो 1/6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 2 to the power 1/6, W to the power 1/6, Q to the power 2/3 और नीचे हो जाएगा R to the power 2/3। ये दोनों चले जाएंगे ऊपर 1/3 के साथ, 1/4 के साथ। तो 2 to the power 1/4 और 2/3 दोनों पावर मिलकर के कितने हो जाएंगे? 1/6। W to the power 1/6, नीचे में ये दोनों चले आएंगे नीचे में R to the power 2/3, तो R to the power 1/6, Q to the power 1/3। अब जरा सॉल्व करो। ऊपर में R का पावर 1, नीचे में 2/3 और 1/6, कितना आ रहा है? 1 मिनट, पूरा R को ही सॉल्व कर देते हैं। 1 - 2/3 - 1/6, 6 -3 2 जा 6 1 जा, तो 1/6। तो ये आ गया 2। अच्छा 2 का पावर तो सॉल्व किया ही नहीं। 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1/6 है, 1/6 है। 1/6 1/6 इज 2/6 यानी 1/3, 1/3 और +1 4/3। और तो कोई नहीं है ना 2 का पावर? नहीं। तो 2 का पावर 4/3, R का पावर 1/6। 2 और R तो सॉल्व हो गए। W का पावर कितना है? 1/6 1/6, ऊपर ही है दोनों, तो W का पावर आ गया 2/3, 1/3 सॉरी। Q का पावर कितना आएगा? 2/3 और 1/3, दो ही जगह है ना Q। 2/3 में से 1/3 जाएगा तो बचेगा 1/3, Q to the power 1/3। R तो सारा सॉल्व हो चुका है, RWQ। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका? लैम्डा का। अब जरा मैच करें, छोटा स्क्रीन कर लेते हैं। ये देखो 1 by 1, 2 to the power 4/3, R to the power 2/3 आ रहा है। अभी देखते हैं 1/3 Q to the power, R का पावर है 1 -2/3 -1/6। ये 1/6 कैसे आया था? R का पावर था 2/3 इंटू 1/4, 2 से 2 गया 1/6 ही रहेगा। और इधर कितना था? 1/6 था। अच्छा, इस पे 1/2 लगेगा तो 2/3 थोड़ी होगा, 1/6 होगा यहाँ। और फिर -1/6 1/6, तो 6 हो जाएगा। इसको हटा दो, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ था, इसको आप सही कर लो इस चीज़ को। तो R to the power 6 और 6 - 2, 4/6 यानी कि 2/3। तो कितना बचा यहाँ पे? 2/3। बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीज़ें मैच कर गई, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि लैम्डा नहीं निकाला था अभी तक, तो लैम्डा निकालते वक्त हो सकता है बच्चे कंफ्यूज कर जाते या कहते हैं लैम्डा तो है ही नहीं। लास्ट वाला एक मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया कि डेल के स्टार बाय डेल डब्ल्यू और डेल एल स्टार बाय डेल आर, ये दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। इसको आपको वेरीफाई करना है। कर लोगे इसको आप लोग? तो बच्चे इसके साथ पता है मैंने कौन सी एक्सरसाइज आपको कराई है आज? आज मैंने आपको कराई है 18.2। अब पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब आप 18.2 में कोई भी क्वेश्चन चाहो आप कर सकते हो। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बहुत से वियर्ड होते हैं, जैसे 8th क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ भी सकते हो। 8 क्वेश्चन 7 तक आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ तक आप 18.2 करना शुरू करो। 18.3 तो हमारे कोर्स में नहीं है, प्रूफ ऑफ द लैग्रेंजियन ऑप्शनल है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मतलब 18.3 मुझे टॉपिक नहीं पढ़ाना। और 18.4 का सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, वो कॉन्केव कॉन्वेक्स के साथ मिक्स करके वो थोड़ा सा हम पढ़ा देंगे। और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाला एक चीज़ नहीं मैंने कराया हुआ है, वो नोट में करवा देंगे। और अब 3 वेरिएबल वाले हैं 18.4 में, तो नेक्स्ट क्लास में 18.4 चलेगा। एक्स वाई जेड अब 3 वेरिएबल होंगे और 2 कंस्टेंट वाले भी हैं। तो 18.4 में अब चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा फैल जाएगा। अभी तक तो सिर्फ एक्स और वाई 2 वेरिएबल दिखते थे। नेक्स्ट क्लास में अब एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दिखेंगे और 2 कंस्टेंट दिखेंगे, एक g1 फंक्शन और एक g2 फंक्शन। तो लैम्डा 1 आएगा, लैम्डा 2 आएगा। तो ये सब थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि चैप्टर 18 मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर होता है पूरे इको ऑनर्स में, एमएमई में, और वही आपका पहले स्टार्ट हुआ है 3rd सेम में।
तो अच्छी बात है, जो जितना डिफिकल्टी लेवल को स्टार्टिंग में कर लो ना, तो उतनी बार उसको रिपीट करने का आगे मौका मिलता है, उतनी बार आप उसको रिपीट करोगे। और जब आप हमारा पैकेज ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें सारे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। असाइनमेंट के क्वेश्चन से सारे क्लास में कराए जाते हैं। फिर आपको पीपी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो काफ़ी कुछ पक्का हो जाता है। उसके से रहता क्या है, असाइनमेंट के क्वेश्चन दे दिए, प्रीवियस ईयर का सारा करा दिया, सारा कॉन्सेप्ट करा दिया, एक एक कॉन्सेप्ट को छांट छांट करके चुन करके कोने कोने से निकाल करके सब कुछ हम लोग करा देते हैं, ताकि एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा अपना स्मार्टनेस ना दिखा पाए, आपको सब कुछ आता होगा। तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और ज़्यादा फैलने वाला क्वेश्चन आएगा, थोड़े और ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे, एक स्टेप ज़्यादा। उसके लिए रेडी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है लैग्रेंजियन मेथड और आज जितना भी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कराया, ये सारा कुछ आपको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी होना है। ठीक है बच्चे, तो चैप्टर 18 में यही है, जब तक आपको सारे लास्ट की चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में, आप सोचोगे कि सीधा 4th क्लास से ज्वाइन कर ले, नहीं हो सकता। तो आई होप सबको आज का समझ में आएगा। किसी को कुछ डाउट है तो वो बच्चे रुकेंगे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो भी बच्चे रुकेंगे। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।